आइए दोस्तों, हम सब मिलकर सफलता की ओर और एक कदम बढ़ाते हैं और एक नए क्लास की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो हाल ही में सुर्खियों पर बनी हुई है। सरकार वक्फ संपत्तियों को लेकर क्या नया कानून यहाँ पर ला रही है और विपक्ष इस पर क्यों नाराज है। और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या यह बिल सिर्फ एक सुधार है या इसके पीछे कुछ और खेल रचा जा रहा है। सो आज की इस क्लास में हम आपको इस पूरे मुद्दे को बहुत ही गहराई से विस्तार से बताएंगे दोस्तों। और वक्फ क्या होता है और इसका इतिहास क्या रहा है और नया बिल क्या कहलाता है और इसका हमारे समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। सो चलिए बिना किसी देरी से इस महत्वपूर्ण विषय को समझते हैं दोस्तों। और मैं आपको बहुत ही गहराई से यहाँ पर बताने का प्रयास में करूंगा। सो पहला हम देखते हैं दोस्तों वक्फ बिल को कि ये होता क्या है। और जो है अभी फिलहाल में जो न्यूज में ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, ये क्यों है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर पहले हम समझते हैं दोस्तों वक्फ बिल को कि ये क्या होता है। सो इसको मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। वक्फ बिल एक यानी कि इस्लामिक व्यवस्था है दोस्तों, जिसमें कि व्यक्ति अपनी संपत्ति यानी कि धार्मिक, सामाजिक या फिर परोपकारी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है वक्फ बिल। ठीक है, इसको मैं और अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है ना, इसके पास में कुछ धन है एक्स्ट्रा में। सो इसने क्या किया कि यार मैं अपना जो है धन को या फिर अपने मेरे पास में जो धन है उसको मैं एक ऐसे कार्य के लिए लगाऊं जिसमें कि लोगों का भला हो। एक सरल शब्दों में यदि हम कहें तो जिसमें कि उसने धार्मिक, वो चाहे धार्मिकता के क्षेत्र में लगा सकता है और समाज सुधार हो गया, या फिर समाज के क्षेत्र में, या फिर जो परोपकारी होता है, परोपकारी उद्देश्य के आधार पर इसने कहा कि मेरे पास में कुछ धनराशि है या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था है जो कि मैं इस पे यानी कि इनको यहाँ पे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि दान देना चाहता हूँ स्थायी रूप से। ठीक है, सो वो क्या कहलाता है, वक्फ बिल कहलाता है। ठीक है, और ये किस आधार पर किया जा सकता है, धार्मिक, सामाजिक और परोपकारी उद्देश्य से। ठीक है, सो उसे कहा जाता है वक्फ बिल। और यह संपत्ति दोस्तों वक्फ बोर्ड का यानी कि वक्फ बोर्ड के अधीन आता है। ठीक है, और इसे बेचा या यानी कि बेचा या फिर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यानी कि किसी ने यदि वक्फ बिल के तहत कोई संपत्ति दे दिया या फिर कोई भी धनराशि दे दिया, तो उसको यानी कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसको बेच नहीं सकता, या फिर कोई जो जिसे यानी कि कोई समूह को यह दिया गया या फिर कोई संस्था को यह दिया गया है, तो उसे बेच नहीं सकते हैं। और ना ही जो है उसका कोई उत्तराधिकारी हो सकता है कि नहीं ये मेरा ही होगा, तो उसका कोई हकदार भी हम कह सकते हैं दोस्तों कि कोई व्यक्तिगत रूप से उसका कोई हकदार नहीं हो सकता है, यानी कि उसको हस्तांतरित नहीं कर सकता है। ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सो इस प्रकार से यहाँ पे वक्फ बिल हमें समझ में आया क्या है और इसके पीछे का कारण मैंने बताया, और इसका जो हकदार है कौन नहीं हो सकता है ये आपको यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों। और वक्फ संपत्ति का जो प्रबंधन यानी कि प्रबंधन है दोस्तों, ये वक्फ अधिनियम द्वारा किया जाता है। ठीक है, सो 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। वक्फ बिल क्या है ये आपको यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद में इसके कुछ नियम हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो कि इसे बेच नहीं सकते, हस्तांतरित यानी कि कोई एक व्यक्तिगत रूप से कोई इसका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, या फिर इससे जो है हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हड़पना, यानी कि इसे कोई अपने खुद के लिए नहीं रख सकता है। ठीक है, और वक्फ बिल का जो प्रबंधन है यानी कि इसका जो देख रेख हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसका जो समन्वय है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो वक्फ अधिनियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि वक्फ बिल यहाँ का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सो वक्फ बिल के अंतर्गत ही ये पूरी जो व्यवस्था है यहाँ पर, इसकी देखरेख, इसका प्रबंधन जो है पूरी व्यवस्था यहाँ पर इसी बिल के तहत किया जाता है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया दोस्तों कि वक्फ बिल क्या है और इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, ये आपने यहाँ पर देखा। अब और थोड़ा सा गहराई में लेके चलता हूं मैं आपको और यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ कि वक्फ बिल क्या होता है। वैसे आपने यहाँ पे देख लिया कि वक्फ बिल क्या होता है, फिर भी मैं आपको और दूसरे अंदाज में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। वक्फ मींस यानी कि एक इस्लामिक कानून के तहत बनाई गई एक संपत्ति है दोस्तों, जिसे धार्मिक या फिर हम कह सकते हैं चैरिटेबल उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से दान प्रदान किया जाता है, उसे कहा जाता है वक्फ बिल। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, सो इससे आपको दोनों पॉइंटों से आपको समझ में आ गया कि वक्फ बिल क्या होता है। इसके बाद में हम समझते हैं दोस्तों वक्फ बिल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। सो वक्फ बिल का अर्थ, वैसे आपने यहाँ पे देख लिया कि वक्फ बिल क्या होता है, फिर भी हम और थोड़ा सा इसको गहराई से समझते हैं दोस्तों। वक्फ बिल जो है सामान्यतः वक्फ का अर्थ होता है दोस्तों, यानी कि ये अरबी शब्द है
जिसका अर्थ होता है रोकना, है ना? ये रोकना या फिर हम कह सकते हैं कि समर्पित करना, ठीक है? या समर्पित मीन्स आप कह सकते हो दोस्तों कि किसी को अपने हिस्से का कुछ जो है भाग या फिर कुछ धनराशि है आपने दान में दे दिया पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से, है ना? सो वो क्या कहलाता है? समर्पित करना या फिर रोक देना, ठीक है? सो यह एक जो कि अरबी भाषा है, अरबी यानी कि वक़्फ़ जो है अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ मैंने यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास किया है, यानी कि रोक देना या फिर समर्पित कर देना। और इस्लामिक जो है कानून में वक्फ का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि किसी संपत्ति को स्थायी रूप से धार्मिक हो गया या फिर परोपकारी क्षेत्र में लगा देना या फिर दान कर देना, आसान शब्दों में वो कहलाता है वक्फ, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है? सो आपसे यदि कोई एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? सो ये पॉइंट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसके बाद में कुछ विशेषताओं की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों, और हम समझते हैं वक्फ बिल के बारे में। सो यदि हम बात करें दोस्तों वक्फ संपत्ति को, यहाँ पे वक्फ संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है, जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा है। साथ ही साथ गिरवी यानी कि हस्तांतरित नहीं कर सकता है, यानी कोई व्यक्तिगत रूप से इसका हकदार नहीं हो सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका यानी कि ये जो संपत्ति यहाँ पर दिया जाता है, तो उससे जो है गिरवी या फिर किसी को बदले में नहीं दिया जा सकता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला, इसका उपयोग जो केवल धार्मिक क्षेत्रों के लिए और साथ साथ सामाजिक और कल्याणकारी जो उद्देश्यों के लिए ये किया जाता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। और इसका प्रबंधन है जो दोस्तों, खासकर जो है प्रबंधन अधिकारी, यानी कि आप सकते दोस्तों कि इसका प्रबंधन किसके अंतर्गत किया जाता है? वक्फ बिल के अंतर्गत ही किया जाता है और यह इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये वक्फ बिल इस्लामिक समुदाय का ही है, तो कहीं ना कहीं इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करेगा और न्यायालय द्वारा इसे सुरक्षित किया जाता है और समय समय पर इसका संशोधन भी होता रहा है। इसका अब और थोड़ा सा गहराई में लेके चलता हूँ इतिहास में, और हम देखते हैं कि पहली बार वक्फ बिल क्यों लाया गया, है ना? और इसका लाने के पीछे क्या कारण रहा और कब-कब इसे संशोधित किया गया और अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो भारत में वक़्फ़ जो कानून है दोस्तों, वो लाया गया था सन 1913 में। कब लाया गया था दोस्तों? 1913 में ये लाया गया था और यह जो है दोस्तों खासकर ब्रिटिश शासनकाल के समय में ये लागू किया गया था। इसमें वक़्फ़ को यानी कि जिसमें जो है वक़्फ़ को कानूनी मान्यता यहाँ पर ब्रिटिश शासनकाल में ही यहाँ पर दे दी गई थी, ठीक है? जो कि 1913 के दशक में, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है और यह स्पष्ट करता है दोस्तों कि वक्फ संपत्ति जो है खासकर धार्मिक और जो चैरिटी उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से, है ना? कैसा? स्थायी रूप से, ना कि अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से यहाँ पर दे दिया जाता है या समर्पित कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है क्या? वक्फ बिल, ठीक है? सो वक्फ बिल अधिनियम पहली बार 2000 सॉरी माफ कीजिएगा 1913 में आया था, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है और ये खासकर जो है ब्रिटिश शासनकाल में ही हमें ये देखने को मिला था। इसके बाद में सेकंड जो अधिनियम यानी कि सेकंड जो वक्फ अधिनियम बिल यहाँ पे पारित होता है दोस्तों, यहाँ हम कह सकते हैं वक्फ बिल अधिनियम जो है इसका संशोधन या फिर इसके आगे यहाँ पर और एक यहाँ पर डेट हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है वक्फ बिल अधिनियम 1954, ठीक है? और ये दोस्तों खासकर भारत यानी कि जो है स्वतंत्र होने के बाद में ये यहाँ पर पुनः फिर से यहाँ पे संशोधन यहाँ पर किया जाता है और इस संपत्ति को सरकार जो है सरकारी की यानी कि सरकार की देखरेख में लाने के लिए यह अधिनियम पारित किया जाता है, ठीक है? सो वक्फ बिल अधिनियम 1954 किस आधार पर पारित किया गया था दोस्तों? ये जो है खासकर भारत स्वतंत्र होने के बाद में वक्फ संपत्ति को सरकारी देखरेख के, इससे पहले देखरेख कौन करता था? तो आपने देखा था दोस्तों कि इससे पहले जो देखरेख करता था वक्फ कानूनी अधिकार के तौर पर जो खासकर कहीं ना कहीं न्यायालय जो इसकी सुरक्षा करता था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सन 1954 में इसका संशोधन करते हुए इसकी जो देखरेख का जो देखरेख जो है दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर में यहाँ पे छोड़ा गया, ठीक है? और यह अधिनियम यहाँ पर पारित किया यानी कि यहाँ पर पारित किया जाता है, ठीक है? और वक्फ बोर्ड का जो गठन है दोस्तों यहाँ पर किया जाता है और इस प्रकार से वक्फ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य यहाँ पर किया गया है, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कब किसके तहत? 1954 के अधिनियम के तहत, ठीक है? सो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और जो बोर्ड का जो गठन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो खासकर 1956 के बाद में किया गया है, ठीक है? यानी कि वक्फ अधिनियम 1954 के तहत, ठीक है? ये आपको यहाँ पर याद रखना है जो कि आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। इसके बाद में वक्फ अधिनियम सन 1995 आता है दोस्तों, यानी कि 1913 आया, 1913 में जो ये मान्यता दी गई पहली फर्स्ट बार, सेकंड बार पुनः फिर यहाँ पे संशोधन किया गया और इसका जो पहले जो उत्तर यानी कि इसकी जो संरक्षण जो करता था दोस्तों वो न्यायालय करता था, है ना? लेकिन उसको संशोधित करते हुए
1954 के तहत जो है इसका जो संरक्षण है इस अधिनियम का वो है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद में वक्फ बोर्ड यानी कि जो वक्फ बोर्ड है दोस्तों, इसकी गठन यहाँ पर इसी अधिनियम के तहत किया गया और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और साथ ही साथ बोर्ड का गठन, ये दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में वक्फ अधिनियम सन 1955 सॉरी 95 आता है दोस्तों, और इस अधिनियम में बोर्ड को अधिक अधिकार यहाँ पर दे दिया गया। इससे पहले जो अधिकार थे दोस्तों कहीं ना कहीं काफी हद तक कम थे, और ये आपसे पूछा जा सकता है कि बोर्ड कब बना था। तो ये बना था दोस्तों 1954 का संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1995 आता है दोस्तों, और 1995 के तहत यहाँ पे इस अधिनियम में वक्फ बोर्ड को जो है अधिक यहाँ पे अधिकार उपलब्ध करा दिया जाता है, और जो कि ये खासकर राज्य सरकार और राज्य और केंद्रीय वक्फ परिषद यहाँ पर बनाई गई, ठीक है, इस अधिनियम के तहत। और साथ ही साथ वक्फ संपत्ति के संरक्षण और रिकॉर्ड के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर मुख्यतः जो पॉइंट हमें देखने को मिला है दोस्तों, वक्फ अधिनियम 1995 के तहत, यानी कि पहला तो इन्होंने जो इसमें अधिकार जो दिया है दोस्तों वो अधिक यानी कि यहाँ पे बढ़ा दिया है, ठीक है, वक्फ बोर्ड के लिए। इसके बाद में जो राज्य और केंद्र जो है केंद्रीय वक्फ परिषदों का निर्माण यहाँ पर किया गया, ठीक है। और वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और जो रिकॉर्डिंग है दोस्तों, यानी कि रिकॉर्डिंग व्यवस्था है, वो भी यहाँ पर कर दी गई है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि ये खासकर अधिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद में वक्फ संशोधन 2013 आता है दोस्तों, और इस संशोधन के माध्यम से जो है वक्फ बोर्ड की शक्तियां और बढ़ा दी गई। जबकि इससे पहले हमने देखा था दोस्तों वक्फ अधिनियम 1955 यानी कि 95 में, सो इसमें भी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के जो अधिकार है वो यहाँ पर बढ़ाए गए थे, अधिक कर दिए गए थे। और ये हमने देखा था कि इसको रिकॉर्डिंग या फिर संरक्षण की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं ये यहाँ पर किया गया था, ठीक है। इसके बाद में जो है वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 आता है, और इस अधिनियम के तहत जो है वक्फ बोर्ड की शक्तियां और यहाँ पर बढ़ा दी जाती है दोस्तों, ठीक है। और वक्फ संपत्ति के जो अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए कठोर प्रावधान भी यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा किया गया, और वक्फ संपत्ति के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रयास यहाँ पर किया गया, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। यानी कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत आपने देखा दोस्तों कि इस संशोधन में यानी कि इस संशोधन के अंतर्गत यानी कि माध्यम से जो है इनकी शक्तियों यानी कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों को और यहाँ पर प्लस कर दिया गया, यानी कि बढ़ा दिया गया, और साथ ही साथ वक्फ संपत्ति को यानी कि वक्फ संपत्ति के अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए यहाँ पे कठोर प्रावधान यहाँ पर किए गए, ठीक है। सो ये यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद में जो वक्फ संपत्ति को जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ पारदर्शिता को बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर इस अधिनियम के तहत किया गया दोस्तों। और हाल ही में जो यहाँ पे एक नया संशोधन आता है दोस्तों, और वो आता है 2024 का, और ये क्या प्रोसेस है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों। सो वक्फ बिल 2024 में क्या बदलाव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो अभी तक जितने भी मैंने यहाँ पे संशोधन अधिनियम बताया दोस्तों, वो आपने देखा, वो चाहे 1913 की बात हो या फिर 1954 या फिर 1955, है ना। इसके बाद में 2013 ये हमने देखा। इसके बाद में 2024 की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों, और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत क्या बदलाव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जो निगरानी है यहाँ पर और बढ़ाने की तैयारी है यहाँ पर कर दी दोस्तों, और साथ ही साथ जो है विवादित वक्त यानी कि विवादित जो है वक्फ संपत्ति पर सरकार की जो है दखल अंदाजी बढ़ जाती है यहाँ पर, यानी कि बढ़ सकती है, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। सो ये याद रखना दोस्तों। इसके बाद में पारदर्शिता और संपत्ति के जो दुरुपयोग हो रहे हैं उनको रोकने के लिए सरकार ने नए नियम यहाँ पर लागू कर दिए हैं। सो 2024 में भी कहीं ना कहीं 3 महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाए गए दोस्तों। पहला जो है इस वक्फ बोर्ड संपत्ति का जो निगरानी है वो कहीं ना कहीं ये निगरानी अधिक यहाँ पर कठोर कर दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ विवाद यानी कि जो विवादित वक्फ संपत्तियां हैं, ठीक है, जो कि विवाद में है, उनकी दखल अंदाजी जो है कहीं ना कहीं भारत सरकार की यानी कि सरकार की दखल अंदाजी पर यहाँ पर बढ़ गई है, ठीक है। और जो पारदर्शिता और जो संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने यहाँ पर नए नियम लागू कर दिए हैं, ठीक है, यानी कि नए नियम लागू किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इस बिल का समर्थन हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई संशोधन आता है तो कहीं ना कहीं इसमें समर्थन देना होता है पक्ष और विपक्ष के बीच में, जो है यहाँ पे चुनावी तौर यानी कि हम कह सकते हैं कि एक मत होता है, और उस आधार पर कोई भी बिल संशोधन यानी कि बिल में संशोधन
किया जाता है या कोई नया बिल लाया जाता है। ठीक है, सो समर्थन के तौर पर यदि हम देखें दोस्तों, तो सरकार का कहना है कि इसमें वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग जो है रोकेगा और साथ ही साथ पारदर्शिता को यानी कि यहाँ पे बढ़ा यानी कि पारदर्शिता कैसी होगी, बढ़ेगी। ठीक है, सो ये यहाँ पर कहा गया है। इसी के बाद में विरोधी के आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, सो विरोध के आधार पर कुछ जो मुस्लिम संगठन और जो विपक्षी दल है दोस्तों, ये वक्फ संपत्ति पर जो है सरकारी हस्तक्षेप मानता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं इस बिल के समर्थन के आधार पर, यानी कि समर्थन भी हो रहा है और विरोध भी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, यानी कि समर्थन के आधार पर जो है सरकार का मानना है कि इसका दुरुपयोग कहीं ना कहीं इस अधिनियम के तहत या इस बिल के तहत ये रुकेगा, जबकि विपक्ष कह रहा है कि इसमें जो है मुस्लिम संगठन या फिर विपक्ष कह रहा है कि जो संपत्ति या फिर जो वक्फ संपत्ति है उस पर यानी कि उस पर जो है सरकार अपना हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में कुछ ताजे विवाद यदि हम देखें दोस्तों, जो अभी बयानबाजी चल रही है वो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का हो या फिर राहुल गांधी जी का हो या फिर विपक्षी जो सरकारें हैं या फिर हम कह सकते हैं विपक्षी पार्टियां हैं, वो उनका क्या मत है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं सरकार यानी कि सरकार की सभी धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर काम कर रहा है या फिर काम कर रही है, ये इनका मानना है। ठीक है, सो ये जो है माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। इसके बाद में यहीं पे यदि हम बात करें दोस्तों राहुल गांधी जी का, तो ये भी इनका मानना है कि इस बिल के तहत जो है मुस्लिम समाज के अधिकारों का यहाँ पर क्या हो रहा है, हमला हो रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पे देखा था दोस्तों कि यहाँ पे जो है क्या इससे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि जो विपक्ष जो है ये क्या कर रहा है कि वक्फ संपत्ति पे जो सरकार जो है क्या कर रहा है, अपना हस्तक्षेप कर रहा है। तो इसी आधार पर जो इनकी जो बयानबाजी हो रही है वो ये हो रही है कि इसमें जो अधिकार है मुस्लिमों का उस पर हमला हो रहा है। और यही विपक्ष का आरोप है दोस्तों कि सरकार वक्फ संपत्ति को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। ठीक है, और समर्थकों का तर्क है दोस्तों कि इसके यानी कि इससे घोटाला और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और जो घोटाले हैं उन पर रोक लगेगी। अगर ये देखना होगा आगे आने वाले दिनों में कि इसमें क्या परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने के बाद में क्या बदलाव होता है, क्या वाकई में भ्रष्टाचार रुकता है या फिर नहीं रुकता है, या फिर ये एक वोट बैंक का एक सहारा है जो कि धर्म को लेके या फिर समाज को लेके इस प्रकार से बनाया जाता है, वो हमें आगे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। खैर यदि हम बात करें दोस्तों विवादों की, सो ये दोनों दो तीन पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ राहुल गांधी जी का और कुछ विपक्षी सरकारें हैं, इन्होंने अपने अपने मत यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में वक्फ संपत्ति का महत्व की ओर में लेके चलता हूँ दोस्तों से। इसमें खासकर जो है भारत में लगभग 6 एकड़ वक्फ संपत्ति दर्ज है दोस्तों। सॉरी माफ कीजिएगा, 6 लाख एकड़ जो है वक्फ संपत्ति दर्ज है, जिसकी अनुमानित कीमत यहाँ पर लगाया गया दोस्तों 12 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, सो इतना जो यहाँ पर कहीं ना कहीं संपत्ति है वो लोगों के द्वारा जो है सामाजिक क्षेत्र पर या फिर धार्मिक क्षेत्र पर हम कह सकते हैं, इन पर यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं दोस्तों की यहाँ पर दिया गया है समाज के लिए। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं दान के तौर पर। ठीक है, सो ये यहाँ पर याद रखना है। लगभग इन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर निकाला है और कई वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, ये यहाँ पे कहा गया है। और इससे जो है इसकी पारदर्शिता पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। और साथ ही साथ यदि हम देखें दोस्तों वर्तमान स्थिति के आधार पर इस बिल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सो बिल को संसद में पेश करने की तैयारी यहाँ पर पूर्ण रूप से किया जा रहा है और इसका राजनीतिक जो असर है कहीं ना कहीं अगले चुनाव पर पड़ने वाला है। सो मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि ये आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये चुनावी माहौल बनाया जा रहा है या फिर एक प्रकार से जो घोटाले हो रहे हैं या फिर जिस प्रकार से जो है इस प्रकार के जो इसका दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने की तैयारी किया जा रहा है। ये तो हमें आगे आने वाले समयों पर यानी कि समय पर पता चलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों वक्फ जो है बोर्ड है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट या फिर महत्वपूर्ण कार्य मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। भारत में हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो वक्फ संपत्ति का जो प्रबंधन है दोस्तों ये इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। तो वक्फ संपत्ति की जो देखरेख है दोस्तों, ये कौन करता है, वक्फ अधिनियम यानी कि वक्फ बोर्ड के द्वारा इसकी देखरेख यहाँ पर की जाती है और इसकी जो सूची है इसी के द्वारा तैयार किया जाता है। वक्फ संपत्ति की जो रक्षा और जो अवैध कब्जों को हटाने का जो कार्य है दोस्तों इसी वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सो पहला पॉइंट हमने देखा दोस्तों कि जो वक्फ संपत्तियों की जो देखरेख करना और वक्फ सूची तैयार करना, ये किसके अधीन होता है, किसके अंतर्गत किया जाता है, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ धार्मिक, सामाजिक और जो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जो वक्फ संपत्ति दान में दी जाती है या देने की जो सुनिश्चित की जाती है वो किसके अंतर्गत की जाती है दोस्तों, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ही किया जाता है। साथ ही साथ
मुतवल्लियों की जो नियुक्तियां और साथ ही साथ उनके कार्यों की निगरानी जो होती है दोस्तों, वो भी इसी के अधीन होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में वक्फ संपत्तियों की और यानी कि इनकी जो समस्या है और कुछ विवादें हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं और साथ साथ क्या चुनौतियां यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। सो हाल ही में वक्फ संपत्ति जो है धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित होती है दोस्तों। और ये फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बार जो है इससे बहुत सारे जो विवाद है या फिर बहुत सारे ऐसे विवादित मुद्दे जो है यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि अवैध कब्जा यानी कि वक्फ संपत्ति पर कई बार जो होता है दोस्तों, जो बाहरी जो लोग होते हैं या फिर सरकार यानी कि सरकारी संस्थाएं हो सकती है या फिर और कोई संस्थाएं हो सकती है, ये पूर्ण रूप से यानी कि कहीं ना कहीं इसे अपने कब्जा में लेने लगती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये एक हम समस्या कह सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में प्रबंधन में जो भ्रष्टाचार होता है दोस्तों, जो कि कई बार बोर्ड पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे होते हैं, जिससे संपत्ति का सही से उपयोग यहाँ पर नहीं हो पाता है। साथ ही साथ निगरानी में कमी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार वक्फ जो है बोर्ड संपत्ति की उचित निगरानी नहीं कर पाता है, जिससे इसका दुरुपयोग होने लगता है। और कानूनी विवाद भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि कई मामलों में वक्फ संपत्ति को लेकर कोर्ट में मुकदमे चलते हैं। सो इस प्रकार के जो बयानबाजी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों, वक्फ संपत्ति यानी कि वक्फ बोर्ड क्या है और ये वक्फ बिल किस प्रकार से पारित किया जाता है और ये इसकी क्या प्रक्रिया रही है और अभी वर्तमान में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये पूरा आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा दोस्तों। तो ये जो क्लास है वो कैसा लगा दोस्तों, ये आप जरूर बताइएगा, क्योंकि इस क्लास को मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और ये एक नया क्लास है दोस्तों, जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रकार के जो अपडेट वाले क्लासेस है वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यदि आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे क्लासेस है जो कि आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और ये भी एक ऐसा बिल है दोस्तों, जो कि हो सकता है कि आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। सो कहीं ना कहीं महिला पर्यवेक्षक के दृष्टि से भी देखें दोस्तों, सो ये बिल बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।